इस पर डेटा दिया हुआ है 2, ठीक है, और फिर दूसरी वैल्यू है 2 × 10⁻³ और डेटा है 6, ठीक है। यानी इस वैल्यू के लिए ये ग्राफ 6 वैल्यू है और 1.5 पर ये 2 है, ठीक है। ग्राफ इस टाइप का है कि यहाँ पर 2 वैल्यू बनेगी, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसे, और इसे 1.5 यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, ये वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, और 6 को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ग्राफ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और ये वाली वैल्यू यहाँ 2 मान लेते हैं, और इधर इस पॉइंट पर ये 6 ले लेते हैं, ठीक है। ln के ये सब ये वैल्यू गिवन है, ठीक। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है द रिएक्शन मस्ट बी, रिएक्शन क्या होगा, हाईली स्पॉन्टेनियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, 1 विद नेग्लिजिबल डेल्टा एच एक्सोथर्मिक है, क्योंकि डेल्टा एच का केमिकल काइनेटिक्स से रिलेशन नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी है। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कंसिडर करते हैं तो डेल्टा एच आ जाता है, ठीक है। और इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन आपको लिखवाया हुआ होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, log K2/K1, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R, डेल्टा एच नॉट होता है, और T2 - T1/T1 T2, ठीक है, ये है, ठीक। और अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं, log 6/2 डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R, और T2 - T1 ये वैल्यू है अपॉन T1 T2, ठीक है। इसे मैं 1/T1 - 1/T2 की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 1/T1 ये इसे और 1/T1 - 1/T2 लिख सकते हैं, तो 1/T1 कितना है, 1.5 × 10⁻³ 2 × 10⁻³, ठीक है। देयरफॉर लॉग ये तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R, और ये होगा नेगेटिव, क्यों 0.5, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव रखना है, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एंटी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव, दोनों तरफ तभी इक्वल होगा। तो डेल्टा एच, देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो वैसा होने के लिए डेल्टा एच ने, या आप कहेंगे कि सर हम तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, log 3 की वैल्यू लिख देते हैं, R की वैल्यू लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल्टा एच का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव आंसर मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये किसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस का गिवन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का गिवन है, ठीक है, क्लियर। या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, वही एक जो इक्वेशन बताया था, y = mx + c, तो y और mx + c के बेस पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेशन पता होना चाहिए हमें कि क्या रिलेशन होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। रिलेशन होता है ln k इक्विलिब्रियम ही होगा ये, ठीक है, इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा एच अपॉन R 1/T + c, ये होता है, ठीक है। c क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, ठीक, जो भी है कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर, ठीक, और ये डेल्टा एच बाई R और 1/T, तो इस रिलेशन के बेस पर भी आपको क्या करना है, डेल्टा एच को क्या रखना है, क्योंकि वैल्यू टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, और वैल्यू क्या हो रही है 1/T के मतलब 1/T जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, इस राइट साइड में इंक्रीज़ हो रहा है, तो k की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। इससे सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव दिया हुआ है, वैल्यू हमारी क्या है, डेल्टा एच की बाई R क्या है, डेल्टा एच बाई R नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि ये इसमें तो नेगेटिव स्लोप है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो इट हैज़ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ पर इसका स्लोप, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ इसका नेगेटिव m आ रहा है, तो इसका मतलब है R तो कभी हो ही नहीं सकता नेगेटिव, तो कौन होगा नेगेटिव, डेल्टा एच, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव,
जिससे कि हमारा डेटा इससे मैच कर जाए, इक्वेशन से मैच कर जाए। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें रोल केमिकल काइनेटिक्स का नहीं था, इसमें रोल किसका था, डेल्टा एच का ये था, यानी कि इक्वेशन का रोल था, ठीक है। इक्वेशन मतलब जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने रीड की हुई है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस वाज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर। मैंने आपको बताया था वही ऑप्टिकल रोटेशन पोलरीमीटर से ही सॉल्व करते हैं। एंड द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड, ये वाला डेटा कलेक्ट हुआ। टाइम गिवन है 0, 70 इनफाइनाइट। ऑब्जर्व्ड रोटेशन है 44, 16.5 और -11, ये वैल्यूज़ गिवन है। टाइम टेकन, अब टाइम पूछ रहा है व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी किस टाइम पर ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने आपको एक ये क्योंकि आपको बताया था सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। इसमें ये A0 0, A-X 0, A और ये टाइम 0 है, ये टाइम t है और ये इनफाइनाइट टाइम है। तो तीनों टाइम के रेस्पेक्ट में आपको सॉल्व करके बताया था किसका, R0, RT और R इन्फिनिटी, इसकी टर्म्स में आपको सॉल्व करके बताया था, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था आपको बताया था K = 2.303 अपॉन T log R इन्फिनिटी माइनस R0 अपॉन या R0 माइनस R इन्फिनिटी लिख लो, ठीक है। और RT माइनस R इन्फिनिटी बताया था कि इधर से रिवर्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 बार यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट पहले हम K को फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर K = 2.303, ठीक है। या हम लिख लेते हैं, चलो K को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम T की T कितना है, 70 मिनट, 70 मिनट, ठीक है, 70 मिनट। लॉग R0 कितना है, 44 माइनस R इन्फिनिटी -11, R0 44 और R इन्फिनिटी -11 डिवाइड बाय RT कितना 16.5 -11, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 70 लॉग, ये हो जाएगा कितना 55 और ये 16, 27, 27.5 यानी 2, ठीक। इसका मतलब हमारे पास K की वैल्यू आ गई, देयरफॉर K आ गया 2.303 70 × 0.3, क्यों, क्योंकि log 2 होता है 0.3, ठीक है। log 2 कितना होगा 0.3, ये हमारे पास K आ गया। अब हम इसे दोबारा लिखेंगे, K रिमेन सेम, कितना है 2.303 × 0.3 अपॉन 70, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, इक्वल टू, क्योंकि कुछ तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, अपॉन T, टाइम अननोन है, लॉग R0 कितना है वो तो वही रहेगा 44, सॉरी -11 डिवाइड बाय, अब RT कितना होगा 0 लिखा हुआ है ना। The time taken when the optic reaction mixture will be optically inactive. Optically inactive means angle of rotation equal to 0. एंगल ऑफ रोटेशन या ऑब्जर्व रोटेशन शुड बी 0 डिग्री। 0 डिग्री तभी तो वो इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव मतलब या तो मीजो फॉर्म बनेगी उसकी या रैसिमिक मिक्सचर होगा, कुछ ना कुछ तो 0 आंसर आना चाहिए। तो वही हमने लिखा 0 माइनस -11, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 11 यानी कि log 5, तो इक्वल टू हो गया 2.303 T log 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 70, 2.303 अपॉन T और log 5 होता है, आपको बताया था ये होता है 0.69, 7 भी ले सकते हैं आप इसे, ठीक है। अप्रोक्स कैलकुलेशन के लिए 7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और टाइम किसके इक्वल हो गया, टाइम 0.3, देयरफॉर टाइम इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, टाइम इक्वल टू आ गया है 0.69 इंटू 70 अपॉन 3, तो ये कैंसिल आउट, 0 से कैंसिल आउट 3, ठीक। और ये आ गया
160 के आसपास आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 21, 161 मिनट। ठीक है, 160 यही है, ऑप्शन ए की गिवन है 160, वही अप्रोक्स वन मैंने कहा ना 0.7 ले लेंगे। ठीक है, तो 0.7 लेंगे तो वो वही है 0.6995, वो उतना ही होता है। ये 160 मिनट आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्लोजेस्ट आंसर तो यही है। वैसे और न्यूमेरिकल्स में नन ऑफ दीज नहीं होता है। ठीक है, फिर भी जो क्लोज़र होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो हम नेगलेक्ट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता तो छोड़ देते हैं, नन ऑफ दीज लिखते हैं, लेकिन ये बहुत क्लोज है। ठीक है, तो इस तरह से 0 टाइम पर ई आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये है फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कोई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ए गिव्स प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी और कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग उसमें 3 स्टेप हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। पहला स्टेप एक्टिवेशन एनर्जी विद दिस वन, सेकंड स्टेप विद एक्टिवेशन एनर्जी दिस वन, एंड थर्ड स्टेप विद एक्टिवेशन एनर्जी दिस वन। ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट K is related to the individual rate constant by the equation given है, K equal to K1 into K2 by K3 और पावर रेज टू पावर 2/3, ये गिवन है। ठीक है, यानी ओवरऑल वो तो हो गई इक्विलिब्रियम को, मतलब कुछ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेंगे या उसका मैकेनिज्म होगा, तो वो गिवन है, उसने हमें कुछ नहीं करना, हमें बताना भी नहीं है वो कैसा रिएक्शन है, क्या है क्या नहीं है, जैसा कहा है वैसा कर देते हैं हम। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जानना चाहता है। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी एवरेज। ठीक है, एवरेज इनका सबका क्या होगा, तो हम इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 नहीं करेंगे, ऐसे एवरेज नहीं आएगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा। तो के, जो के एवरेज है, मतलब के ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ओ वी लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ओ वी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या ई ए वी लिख सकते हैं एवरेज। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए ओ वी लिख दो, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो के ओवरऑल इक्वल टू क्या होगा, ए एक्सपोनेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल अपॉन आर टी। ठीक है, K1 क्या होगा, K1 वैल्यू होगी ए एक्सपोनेंट EA1 आर टी। K2 क्या होगा, K2 इक्वल टू ए EA2 बाई आर टी, और K3 क्या होगा, ए EA3 बाई आर टी। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर पुट करना है। ठीक है, और ए क्योंकि ए क्या रहेगा, और सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, और ए की इक्वेशन है, तो ए रिमेंस को एज्यूम दैट ए रिमेंस, और वैसे भी टेम्परेचर चेंज कहाँ हुआ है, वो तो ए की रिएक्शन का मैकेनिज्म है, यानी कि ए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ए वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें इन्वॉल्व ही नहीं करना है, यानी कि आप इस इक्वेशन में ए को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए को रिमूव करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से ए को रिमूव करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट्स होंगे वो सबके लिए क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, और वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो कांस्टेंट उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ए की टर्म्स में कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है। ठीक है, ए के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो और हम अगर ए को इंक्लूड कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट क्या करते हैं, के को रिप्लेस कर देते हैं इससे, एक्सपोनेंट की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं एक्सपोनेंट ई ओवरऑल अपॉन आर टी इक्वल टू ई ओवरऑल ई ए बाई आर टी इंटू ई ए टू बाई आर टी अपॉन ई और EA3 बाई आर टी और 2/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो क्या होगा, पावर में होगा, वो एक्सपोनेंट में यहाँ आगे ही आना है 2/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक, चलिए, तो अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, एक्सपोनेंट EA ओवरऑल अपॉन आर टी इक्वल टू, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं,
2/3 ये आ जाएगा E, और ये दोनों तो क्या होंगे, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो -1/RT अगर हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, EA1 पॉजिटिव होगा, EA2 भी पॉजिटिव का होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा, EA3 नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को रिमूव कर देते हैं, मतलब ln की टर्म्स में उसमें लिख लेते हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव तो वैसे भी चलो लिख लो, बाद में ये कैंसिल आउट ही होना है। ये भी ओवरऑल अपॉन RT 2/3, ठीक है। और RT सभी में वही कॉमन रहेगा, तो RT मैं बाहर ले लेता हूँ नेगेटिव साइन के साथ, ठीक। और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, ठीक है। RT से RT कैंसिल आउट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ये बस सॉल्व कर लीजिए। 2/3 इंटू 180 प्लस 80 माइनस 50, ठीक है। तो अभी से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 20 से 210, 2 इंटू 210/3 7 70 140, तो 140 मीन्स एक ऑप्शन ये रहा 140। तो इस तरह से आपको मतलब ए को इंक्लूड नहीं करना है इसमें, ए क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कॉमन है, ठीक है, सभी के लिए, ठीक। और वो अगर रखेंगे भी तो भी वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी कॉमन होगा नीचे ए से, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका कोई रोल भी नहीं है, यहाँ पर ए का कोई रोल नहीं है, ठीक, ये ध्यान रखना। इसलिए ए की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख करके ओवरऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंट EA ओवरऑल अपॉन RT, इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखकर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसे सॉल्व करने का और कोई मेथड नहीं है, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ये एक कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, ये आपको असाइनमेंट जो मिला हुआ था उसका कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन 2 है असाइनमेंट का, असाइनमेंट, ठीक है, नारायणा का जो असाइनमेंट आपको मिला हुआ है उसका ये कॉम्प्रिहेंशन 2 है। इसमें एक इक्वेशन मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, आप रीड कर लेना। उसमें एक इक्वेशन गिवन है, 4OH नेगेटिव गैसेज स्टेट, H2S गैसेज स्टेट गिव्स SO2 गैसेज स्टेट, H2O गैसेज स्टेट, इस तरह से एक इक्वेशन गिवन है, ओवरऑल इक्वेशन है, सभी गैसेज स्टेट में गिवन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे एट टेम्परेचर T पर है, ठीक। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 4, तो H पॉजिटिव भी होना चाहिए, इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन ही है, 2 4 हाइड्रोजन और H पॉजिटिव भी होना चाहिए। इन्होंने रिएक्शन नहीं लिखा है, कंप्लीट नहीं किया है, कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर H पॉजिटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक, H पॉजिटिव भी होगा क्योंकि वो रिमेनिंग है। यहाँ 4OH नेगेटिव है, ठीक है, 4OH नेगेटिव में से ये ऑक्सीडेशन होगा, किसी का रिडक्शन होगा, ठीक है, सल्फ़र -2 से +4, ठीक है, उसमें चेंज हुआ और सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन है। तो हाइड्रोजन भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं भी बैलेंस होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस 4 को भी हटा देता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें कहीं एलिमेंट्री नहीं लिखा है और उसने रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा हुआ है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर इसका लिखूँगा तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव कंसनट्रेशन M इंटू H2S कंसनट्रेशन पावर N, इस तरह से लिखूँगा। मैं उसका 4 का या 1 का यूज़ ही नहीं करूँगा, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा है नहीं लिखा है, बैलेंस गिवन है अनबैलेंस्ड गिवन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है क्योंकि एलिमेंट्री वर्ड नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है मैं क्या करता हूँ इसे R देयरफॉर R इक्वल टू K OH नेगेटिव पावर M और H2S नेगेटिव वो H2S कंसनट्रेशन पावर N, ऐसा लिख देते हैं, ठीक। अब M और N की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये डेटा दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन, रेट गिवन है, दोनों की कंसनट्रेशन गिवन है, तो आपको बताया था इसे ऑस्टवाल्ड मेथड कहा जाता है, ठीक है। R1 इक्वल टू
R1 इक्वल टू क्या होगा, R1 की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू OH नेगेटिव के OH नेगेटिव कंसनट्रेशन 1.3 10⁻⁻8 पावर m, और H2S कंसनट्रेशन 2.1 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, पावर n। R2 इक्वल टू क्या है 4.2 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू k, और ये कितना है 3.9 इंटू 10⁻⁻8 पावर m, और ये 2.1 इंटू 10⁻⁻8 पावर n, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 मैं केवल एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी अपने आप सॉल्व कर लेना। तो इक्वेशन 1/2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻6 4.2 10⁻⁻6, और ये आ गया 1/3 इक्वल टू के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और 1.3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 3.9 इंटू 10⁻⁻8 पावर m, और ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई, तो ये कैंसिल आउट हुआ, और ये 1/3, तो ये आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3 पावर m, ठीक है। ये 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों वैल्यू इक्वल है ना, डिवाइड कैंसिल आउट होगा, तो अब ये वैल्यू 1 की पावर कुछ भी रहे, रिजल्ट तो 1 ही रहना है। देयरफॉर m इक्वल टू 1, यानी m शुड बी 1, m 1 होना चाहिए, m की वैल्यू 1। और ऐसे ही अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन को सेकंड को और थर्ड को, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड को और थर्ड को डिवाइड कर देंगे, और n को फाइंड आउट कर लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें ये दोनों वैल्यू इक्वल है, OH नेगेटिव इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। 2.1 और 4.2 यानी कि ये डबल है, 1/2 होगा, और ये भी इसका 1/2 है, यानी कि 1/2 इक्वल टू होगा 1/2 पावर n, देयरफॉर n शुड बी 1, यानी कि आंसर आ गया रेट k इंटू OH नेगेटिव इंटू H2S, यानी दोनों की पावर 1 है, ओवरऑल ऑर्डर 1+1, इस तरह से, ठीक है। ओस्टवाल्ड मेथड और ये लिखवाया हुआ है आपको, मेथड्स टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसमें लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 1 R इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू के, OH नेगेटिव कंसनट्रेशन 1.3 10⁻⁻8 पावर 1, क्योंकि अब तो हमने रेट लॉ सॉल्व कर लिया है ना, और 2.1 इंटू 10⁻⁻8 पावर 1, तो यहाँ से अब नाउ फाइंड आउट द के को फाइंड आउट कर लीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाइड। किसी को भी इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, थर्ड लेंगे तब भी वही रिजल्ट होगा, क्योंकि के किसी भी रिएक्शन के लिए क्या रहता है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन कॉन्स्टेंट रहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तीसरा कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेट, रेट पूछ रहा है, यानी कि रेट अननोन है, और के तो अभी आपने ऊपर से सॉल्व किया है, ठीक, यहाँ से के सॉल्व करेंगे, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH कंसनट्रेशन ऑफ H2S। अब वो कह रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द OH नेगेटिव इज़ नॉट दो अबाउट डेटा, उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये वैल्यू होनी चाहिए, H2S ये होना चाहिए, तो ठीक है, R इक्वल टू के तो अभी ऊपर से सॉल्व करेंगे, इस के को यहाँ से सॉल्व करिए और यहाँ पुट कर दीजिए, इंटू 1.7 इंटू 10⁻8 -8, और H2S 1 इंटू 10⁻8, ठीक है। अब यहाँ से के की वैल्यू को बस सॉल्व करना है आपको, तो के किसके इक्वल होगा, के इक्वल टू होगा 1.4 इंटू 10⁻6 अपॉन 1.3 2.1 10⁻16, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 2 7 21, ठीक है, और 2/3.9 इंटू 10⁻10, क्योंकि ये जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इतनी वैल्यू है के की वैल्यू, ठीक है। उस के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। मैंने इतना कर दिया है, बाकी आप अपना इसमें आर को सॉल्व कर लो, के की वैल्यू को लिख देते हैं 2/3.9 10⁻10 1.7 10⁻16, 1 तो ये है 16, तो ये आ गया 10⁻6, ठीक है। और बस आगे इसे सॉल्व कर लीजिए, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, क्लियर।
चलिए, तो ये सब क्वेश्चंस क्या थे, ये सब केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस थे, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, अब हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चन ऑर्गेनिक के। चलिए, और क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर, इनमें से किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ये है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन 2,2 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 2 5 3 मिथाइल पेंटेन, और 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब देखिए आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, हाइयर द सरफेस एरिया, ठीक, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये लास्ट फैक्टर है, इट इज़ द लास्ट फैक्टर। क्यों, एल्केन के केस में यही फैक्टर काम करेगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी इनमें ऑलमोस्ट जीरो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है, पोलैरिटी ऑलमोस्ट सभी की जीरो होती है। ठीक, और तीसरा मोलर मास सभी का सेम है, सभी के पास 2 4 6 कार्बन आइटम है, तो सभी का सेम है मोलर मास, तो सरफेस एरिया से आंसर आएगा। इसका सरफेस एरिया कम है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचे ये 2 ऑप्शन। ठीक है, ये और ये। ठीक, तो यहाँ पर 3 मिथाइल पेंटेन और 2 मिथाइल पेंटेन, तो इन दोनों में से 3 मिथाइल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर होता है दैन दैट ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक, ये इसका सरफेस एरिया ज़्यादा कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, या आप इसे सिमेट्रिकल कह सकते हैं, तो ये सिमेट्रिकल है ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। अगर आप सरफेस एरिया कह रहे हैं कि सर ये सरफेस एरिया तो इक्वल है, मान लीजिए अगर सरफेस एरिया इक्वल आ रहा है आपका मैथमेटिकली या जैसे भी है, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, तो ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हाई, 3 या 4 डिग्री का डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो इट इज़ स्लाइटली हायर दैन दैट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये थर्ड 3 मिथाइल पेंटेन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, ए हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C5H10, C5H10, C5H10 मतलब ये क्या होगा, कोई एल्कीन है। ठीक है, तो एल्कीन, इसका मतलब वो एल्कीन क्या है, मे बी मोनो सब्सटीट्यूटेड, मे बी डाई सब्सटीट्यूटेड, मे बी ट्राई सब्सटीट्यूटेड, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं, कोई 2 करेक्ट हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं। एल्कीन C5H10, सबसे पहले तो क्या करते हैं, सिंपल स्ट्रेट चेन बनाते हैं कार्बन की, और टर्मिनल पर डबल बॉन्ड रख देते हैं, टर्मिनल पर डबल बॉन्ड, टर्मिनल पर डबल बॉन्ड रखा है, तो ये अब इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास HH, ये एक सब्सटीट्यूशन है, इसे कहते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हम मिडिल में रख देते हैं, मतलब यहाँ दूसरे नंबर पर रख देते हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये इधर भी ब्रांच है और इधर भी ग्रुप है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ है, यानी कि इसे कहते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, चलिए अब तीसरा, इस बार क्या करते हैं हम, सी डबल बॉन्ड सी और कार्बन को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन, टोटल 5 ही तो कार्बन रखने हैं ना, उसने ये तो नहीं कहा कि पेंटेन बनाना है या क्या बनाना है, क्या पेंटीन बनाना है, मतलब पेंट 1 इन रखना है या 2 इन रखना है या सब ब्यूट 1 इन रखना है या 2 इन, ऐसा कुछ नहीं कहा है, उसने बस फार्मूला दिया है, तो फार्मूला ये मैच करेगा। इसमें 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, ठीक है, और 3 ब्रांच, यानी 3 ब्रांच बन सकती हैं, 3 ब्रांच मतलब ट्राई सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, तो ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड भी है, यानी कि ये मोनो सब्सटीट्यूटेड भी हो सकता है, डाई सब्सटीट्यूटेड भी हो सकता है, और ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड भी हो सकता है। इसका मतलब स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, ये है 2.8 ग्राम ऑफ प्योर एल्कीन। अगला क्वेश्चन है 2.8 ग्राम ऑफ प्योर एल्कीन, कोई एल्कीन है, हमें नहीं पता क्या एल्कीन है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमें पता है कि CXH2X होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, या CX, या लिख दो CnH2n, ये हमें ज़रूर पता है। ठीक है, और इसमें एक डबल बॉन्ड है, ओनली 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड नहीं है, और वो कहता है कि ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कितना,
2.8 ग्राम, ठीक है। कितने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, कितने Br2 के साथ, 8 ग्राम ब्रोमीन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CxH2xBr2, ठीक है, या CnH2nBr2, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ये बनेगा, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एल्कीन, ये है, ये भी एल्कीन है, C4H8 एल्कीन है, ये तो एल्कीन ही नहीं है, ठीक है, तो सी आंसर तो नहीं होगा। अब बचे डी सेकंड और फर्स्ट, मतलब ये सॉरी बी ए, ठीक है, तो सी तो नहीं हो सकता है, ए बी या डी ये बचते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या होगा। अब देखिए ये तो स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड है। 8 ग्राम के साथ 2.8, 8 ग्राम ब्रोमीन reacts with 2.8 ग्राम ऑफ एल्कीन, ठीक है। देयरफॉर 160 ग्राम ऑफ Br2। 160 क्यों, क्योंकि ब्रोमीन होता है 80, Br का, ब्रोमीन का 80 ग्राम पर मोल, मोलर मास होता है ब्रोमीन का 80 होता है, ठीक है। तो 2 के लिए कितना हो गया 160, तो 160 ग्राम Br2 रिएक्ट्स विद 2.8 इंटू 160 अपॉन 8, ठीक है, ग्राम ऑफ एल्कीन। तो ये 20 और ये आ गया 56 ग्राम ऑफ एल्कीन, यानी 56 ग्राम पर मोल, यानी कि एल्कीन का मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ एल्कीन, ये एल्कीन का मोलर मास है, ठीक है। देयरफॉर मोलर मास ऑफ एल्कीन इक्वल टू 56 ग्राम, उसका है 56। अब किसका 56 होगा, तो देखते हैं। C2H4 2 कार्बन, ठीक है, C2H4 और 2 इंटू 12 प्लस 4 24 28, नहीं। दूसरा देखते हैं C4H8 48 प्लस 8 56, यानी C4H8 आंसर है, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता। और C6H12 का मोलर मास ज़्यादा होगा, $84, तो ये भी नहीं है। तो 84 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, ठीक है, 56 आंसर आना चाहिए। तो मोलर मास है, क्यों, क्योंकि उसने साफ साफ कहा ना कंप्लीटली रिएक्ट करता है। तो अगर इतने ग्राम के साथ इतना ग्राम रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली मोलर मास के साथ मोलर मास का ही रिएक्शन होगा। मोलर मास रिएक्ट्स विद मोलर मास, इसका मोलर मास है तो उसका भी मोलर मास रिएक्ट करेगा, तो 56 उसका मोलर मास आ जाएगा। तो यूनिटरी मेथड के बेस पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, आप भी और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के, हाइड्रोकार्बन के। और जहाँ भी प्रॉब्लम है, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, सेंड करिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।